तीन लोक में सार, बीत राग विज्ञान का घर घर हो है पसार। जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं शीघ्र ही पंडाल में पहुंच जाएं। यहाँ से जो बाहर दिख रहे हैं मुझे, शीघ्र ही अंदर आ जाएं, क्लास शुरू हो चुकी है। कुछ रिवीजन करते हैं हम। आज ये पद्धति की अंतिम क्लास है अपनी। कुछ सामान्य प्रश्न जो कि आपको कल प्रैक्टिकल के लिए सहयोग प्रदान करें, ऐसे प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है, प्रथम दिन की अंतिम अन्विति के सोपान कौन कौन से होंगे? प्रथम दिन की अंतिम अन्विति के सोपान कौन कौन से होंगे? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, मूल्यांकन, संवाद स्पष्टीकरण, उसके बाद बोधगम्य प्रश्नोत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, सारांश कथन और समापन और गृह कार्य। क्या सही बोला इन्होंने? हाँ सही है। द्वितीय दिन की प्रथम अन्विति के सोपान कौन कौन से होंगे? द्वितीय दिन की प्रथम अन्विति के सोपान कौन कौन से होंगे? बोलिए। द्वितीय दिन की प्रथम अन्विति। बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर और सारांश कथन। ठीक है। पहले दिन की दूसरे दिन की पहले। अगला प्रश्न है, गति पाठ का उद्देश्य कथन कैसे करेंगे आप? ये चलो इंद्रिया ले लो, गति छोड़ दो, इंद्रिया आ रहा आपके। इंद्रिय पाठ है जो उसका उद्देश्य कथन कैसे करेंगे? आप पाठ पढ़ेंगे इंद्रिय का अगर, तो उसका उद्देश्य कथन का सोपान कैसे करेंगे? क्या बोलेंगे उसके अंदर आप? कौन बताना चाहेगा? जो इंद्रिय पाठ है उसका उद्देश्य कथन। बच्चों, जो आप सभी ने जीव और अजीव पाठ में पढ़ा था, तो जीव जानता देखता है, तो वो जो जीव होता है वह जानता देखता कैसे है और अपना जो जिंदगी में जो सभी कार्य करता है, जैसे खाता है, पीता है, सूंघता है, दिखता है, तो ये सब कैसे करता है। तो आइए आज हम उसके बारे में जान लेंगे कि जीव अपने जीवन को मतलब कैसे और कैसे जी सकता है। बहुत ही अच्छा उद्देश्य कथन बताया आपने कि किस प्रकार से जानता है जीव, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उद्देश्य कथन और विशेष उद्देश्य में क्या अंतर है? उद्देश्य कथन और विशेष उद्देश्य में क्या अंतर है? माता बहनों से प्रश्न है ये, विशेष उद्देश्य और उद्देश्य कथन में क्या अंतर है? हाँ, माइक वहीं पर है शायद। उद्देश्य कथन में हम ये छात्रों को बताते कि आज जो हम पाठ पढ़ाने वाले हैं वो किसके बारे में, मतलब उनको ज्ञान करवाते कि हम जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या है। और विशेष उद्देश्य में हम ये बताते कि हम उनको बताते नहीं हैं, हमारे खुद के लिए होता है कि हम इस पाठ को पढ़ा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ाने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है? जैसे जीव अजीव का पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मेन उद्देश्य ये होगा कि बच्चों को समझाना कि जीव के बीच में डिफरेंस और अजीव के बीच में डिफरेंस, तो वो विशेष उद्देश्य। हाँ, पाठ विशेष से संबंधित जो मतलब विशेष उद्देश्य वो पाठ योजना का सोपान है ना? इस बात को आपको स्पष्ट करना चाहिए था। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के 5 बिंदु। मूल्यांकन जो करते हैं आप व्याख्या के समय, जो मूल्यांकन करते हैं उसके 5 बिंदु। 5 बिंदु कौन बताएगा आप में से? आपने कितने बिंदु निकाले और आप महत्वता के आधार से इनको वरीयता क्रम में जमाएं। और तीसरा पॉइंट कि आपने किस आधार पर इस पॉइंट को महत्वपूर्ण रखा और क्या आप इस वरीयता क्रम से सबसे पूछेंगे कि आप सहमत हैं या नहीं। और 5वां कि कोई बिंदु छूटा तो नहीं है, ये 5वां होगा।
बहुत अच्छा। पहले हम कितने निकाले हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं कि कौन कौन से, मतलब क्या निकाला है, मतलब वो बुलवाते हैं अपन, फिर उसके बाद पूछते हैं। बोलिए, वहां से बोलिए। पहले पूछते हैं कि आपने कितने बिंदु निकाले हैं, फिर बोलते हैं कि उन्हें वरीयता क्रम से जमाइए, फिर पूछते हैं कि वरीयता क्रम का आधार क्या रहा। यदि 7 बिंदु हैं तो हमने इससे पूछा वरीयता क्रम में जो सबसे ज़्यादा वरीयता वाला पहला प्रश्न है वो आप बताओ। फिर इनने जो बता दिया उसको छोड़ करके बाकी वरीयता क्रम में जो आता है वो आप बताओ। ऐसे करके सबकी वरीयता भी ख्याल आएगी और सारे बिंदु भी निकल जाएंगे और सारे स्टूडेंट भी कवर हो जाएंगे। आप समझे ना, ये 3 उद्देश्य हैं उसके। फिर तीसरे वाले में हमने उससे पूछा कि वरीयता क्रम का कारण क्या है, और जो भी बाद में बताया वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क है और उसका उद्देश्य है कुछ ना कुछ, इसलिए वो उससे बदल नहीं सकते। जमाओ क्या, जमा के तो लाए ही ना घर से। अब यहाँ पे थोड़ी बैठ के जमा रहा हो, यहाँ पे बैठ के जमाया तो जमा लिया तूने। अभी तो हमको पूछना है ना, सबको इन्वॉल्व करना है। इसलिए दूसरा ये है कि वरीयता क्रम में एक एक स्टूडेंट से पूछना सारे बिंदु, फिर कोई बिंदु रह गया हो तो वो आगे के स्टेप्स में आके कवर होता है फिर। ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, पूर्व पाठ मूल्यांकन और समापन मूल्यांकन में कोई 2 अंतर। पूर्व पाठ मूल्यांकन और समापन मूल्यांकन में कोई 2 अंतर। पीछे से। पूर्व पाठ मूल्यांकन में जो पहले हम पाठ पढ़ा चुके हैं उसके क्वेश्चंस होते हैं, और समापन मूल्यांकन में जो हमने आज पाठ पढ़ाया है उसके अंत में क्वेश्चन पूछते हैं। समापन मूल्यांकन, पूर्व पाठ मूल्यांकन में पारिभाषिक, भाववाचन और जीवन उपयोगी प्रश्न होते हैं, और समापन मूल्यांकन में मूल्यांकन के तीसरे चरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा बताया। और पूर्व पाठ मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ के कौन से सोपान का प्रयोग होता है? पूर्व पाठ में चौथे और समापन मूल्यांकन में तीसरे। कल आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, परसों रिटिन पेपर्स होंगे, सैद्धांतिक और शिक्षण पद्धति के दोनों। अब किसी भी संबंध में अगर आपको कोई भी डाउट हो, सैद्धांतिक में डाउट हो तो अध्यात्म जी बैठे ही हैं, शिक्षण पद्धति में डाउट हो उसका पूछ लीजिए। बाद में मास्टर साहब आपको पेपर का पैटर्न क्या है वो समझाएंगे। यदि कोई सवाल हो तो जल्दी से 2-3 मिनट में। ये जो पाठ योजना बनाने के लिए आएगी एग्जाम में, तो उसके लिए आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स बता सकते हैं कि किस किस से आ सकती है? जैसे आपने प्रैक्टिकल्स के लिए 5 पाठ दिए हैं, वैसे पाठ योजना जो बनाने आएगी एग्जाम में लिखने के लिए, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं बता सकते हैं, परंतु कोई भी आए आपको परेशानी कुछ भी नहीं है। कारण कि उसमें कौन कौन से सोपान होंगे और उन सोपानों की परिभाषा क्या है वो तो आपको पता है, वो किसी भी पाठ में आए। और जिस पाठ की पाठ योजना बनाने को दी जाएगी वो पाठ आपको दिया जाएगा, चाहे बुक दिया जाए, चाहे बुक उसका जेरोक्स कॉपी दिया जाए, तो उसमें से आपको परिभाषाएं मिल जाएंगी, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। पैटर्न तो सेट है ना। इसमें आपको नई तैयारी पाठ योजना बनाने में कुछ भी नहीं करनी है। आपको सारे सोपान पहले से ही तैयार हैं
सोपान की परिभाषा उसमें लिखनी होती है, वो आपको याद है, वो सभी पाठों में एक जैसी एप्लीकेबल होती है, इसलिए कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। और कोई सवाल? हाँ बोलो, माइक ले लो। पाठ योजना कितने मार्क्स की आएगी? अभी पेपर का पैटर्न पूरा बताएंगे ना, उसमें बता देंगे। वो मूल्यांकन के स्टेप्स अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। क्या क्या? मूल्यांकन के जो स्टेप्स है ना 4, वो अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। वो कल सुबह की क्लास में बताऊंगा, उसका भी कल सुबह की क्लास में अध्यापन जी स्पष्ट कर देंगे। अभी बहुत कम लोग हैं, तो सबको बोल देना कल सुबह जरूर आए, ठीक है? और कोई बोलो। जैसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है कि जो पारिभाषिक प्रश्न होते हैं, तो उसमें अपन जो 4 सोपान लगाते, अगर मतलब जैसे सरल पड़ जाते बिल्कुल एक ही परिभाषा लगाने थे, तो अगर अपन उसमें अलग अलग परिभाषा लगा दे तो उन 4 सोपानों में। अरे तुमको हम कंसल्टेंट बना लेंगे, तो फिर तुम सलाह देना, फिर हम उसको लागू करेंगे। सरल पड़ जाते हैं, इसमें क्या कठिनाई है? अपने को सरल तो बनाना ही है ना, बच्चे को याद तो करवाना है ना। और वो आपको सिर्फ एक ही परिभाषा पे नहीं लगाना है, ये तो यहाँ पर समय बचाने के लिए अपन एक परिभाषा पर लगा करके छोड़ देते हैं कि आगे चलो। जब आप क्लास में पढ़ाएंगे ना, हर परिभाषा पर 4-4 स्टेप पूरे लगेंगे। मान लीजिए जो आपने अंश पढ़ा है उसमें 5 परिभाषाएं आई, तो 5 में 4-4 सोपान पूरे घटित करके याद कराना है, क्योंकि तब तो अभी तो यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं उन्हें परिभाषाएं पहले ही पता है, और अपन तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बोल देते हैं ठीक है आगे चलो। उस क्लास में तो आपको बच्चों को परिभाषाएं याद करवानी है, तो सभी पर पूरे 4 स्टेप घटाने पड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ। और ये बात कल क्लास के बाद में लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप यहाँ पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ के 4 सोपान जिस परिभाषा पर लगाते हैं, जीवनोपयोगी और भावभाषण परक भी उसी परिभाषा पर घटा के दिखाने हैं। ऐसा नहीं कि परिभाषा कोई और बताई, फिर जीवनोपयोगी कोई और बता दिया, भावभाषण परक कोई और बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक पर ही होने चाहिए। और कोई सवाल है? ठीक है, आप बता दीजिए। देखिए, विगत 10-12 दिनों से आपने जो इस भयंकर गर्मी में मेहनत की, सुबह की कक्षा में, दोपहर की कक्षा में, शाम की कक्षा में जो आपने ज्ञानार्जन किया, उसका परिणाम, उसका फल आप स्वयं को भी ज्ञात तो होगा,
कि आपने कितनी मेहनत की, किस प्रकार की मेहनत की। आपने जैसे अभी पाठ योजना होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में पाठ योजना बनाई, तो आपको खुद को अपनी संतुष्टि है कि हमने अच्छी पाठ योजना व्यवस्थित ढंग से बनाई तो हमें अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। परंतु फिर भी मूल्यांकन पद्धति का हमारा ऐसा यहाँ का बिल्कुल व्यवस्थित सुनियोजित गठन है कि उसमें अध्यापक अपनी तरफ से एक आधा अंक भी इधर का उधर नहीं कर सकते। आप जितना जैसा लिखेंगे वैसे के वैसे अंक आपको प्राप्त होंगे। ऐसी हमारी मूल्यांकन पद्धति है। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि आपका इस पूरा शिक्षण पद्धति का कोर्स जो है उसको 2 भागों में विभाजित किया है, एक तो गृह कार्य और एक परीक्षा, है ना। तो गृह कार्य के रूप में आपकी 2 पाठ योजनाएं और एक पाठ निर्देश आपसे बनवाया गया है। तो उनके नंबर भी आप ये मत समझना साहब के वो तो हमने तो अच्छी बनाई थी और अध्यापक जी ने नंबर हमको कम दिए, उनने तो अच्छी नहीं बनाई थी और उनको अच्छे नंबर क्यों दे दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बात के नंबर निश्चित हैं। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि पाठ योजना जब आप बनाते हैं तो वो पहले नंबर की पाठ योजना आपकी 18 नंबर की थी, जिसमें आपके पूर्व भूमिका अर्थात बोर्ड कार्य में क्या लिखना, प्रकरण लिखना और क्या नाम से पूर्व पाठ मूल्यांकन करना, उद्देश्य कथन, ये सब ये पूर्व भूमिका, उसके 2 नंबर हैं। अब वो यदि आपने किए होंगे तो आपको मिलेंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं मिलेंगे। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम चाहें कि साहब ये बच्चा अच्छा है, इसने अच्छी पाठ योजना बनाई, इसको 2 नंबर ज़्यादा दे दो, नहीं दे सकते। और सबके नंबर निश्चित हैं। तो 2 नंबर उसके पूर्व भूमिका के आपके हैं। और फिर आपने जो अनुमितियाँ बनाई 3 बनाई ना, 3 अनुमितियाँ सबने, तो उसमें पहली अनुमिति के 6 नंबर हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं और ये हमारा उद्देश्य है कि आपको वो अनुमिति छांट करके उसमें से मूल्यांकन, क्या नाम से, व्याख्या के अंतर्गत मूल्यांकन, और मूल्यांकन के जो 4-5 बिंदु हैं वो आपने किए नहीं किए। जैसे पहले आपने मतलब जो है इसमें से कितने मुख्य बिंदु निकलते हैं, इसमें इनमें वरीयता क्रम क्या है, किस आधार पे आपने इनको इस प्रश्न को पहले लिया, किस आधार पे इस प्रश्न को आपने अंत में लिया, और उससे आप सहमत हैं या नहीं हैं, इसका निर्धारण आपने कैसे किया। ऐसे मूल्यांकन के जो 4 बिंदु हैं उसके, और उसके बाद स्पष्टीकरण, संवाद, स्पष्टीकरण और आपके पारिभाषिक प्रश्न और भाववाचन प्रश्न और जीवनोपयोगी प्रश्न, इन सब के कुल मिलाकर के उस व्याख्या, उस अनुमिति में उसके नंबर निश्चित हैं। और इसके बाद बौद्ध प्रश्न के नंबर निश्चित हैं, इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नंबर निश्चित हैं, इसके बाद सारांश कथन के नंबर निश्चित हैं। तो यहाँ तक आपके वो, और फिर उसमें पहली अनुमिति में तो यही होगा। तो इसके नंबर 6 नंबर हैं। अब उसमें से कोई जो एक भी अगर आपने बिंदु कट कर दिया, नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि साहब हम आपको पूरे नंबर दे देंगे, आपको उतने ही नंबर। और इसके बाद फिर आपके दूसरी अनुमिति है, उसके आपके 3 नंबर हैं, फिर तीसरी अनुमिति है, उसके 3 नंबर हैं। तो मतलब इस प्रकार से सारे के सारे नंबर व्यवस्थित हैं। दूसरी पाठ योजना के 12 नंबर हैं। आप उसको कितनी अच्छी बनाओ तो भी 12 अंक से उसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पाठ संकेत के आपके 6 नंबर निश्चित है। उसमें भी हम आपने पाठ में आए हुए मुख्य बिंदुओं को समझाने के लिए क्या सहारा लिया है, उदाहरण का सहारा लिया है, चार्ट का सहारा लिया है, सहायक सामग्री का कौन सा क्या किस प्रकार से उपयोग किया है, वो सारा उसमें मेंशन होता है। तो वो भी नंबर उसके आपके निश्चित हैं। तो ऐसे कितने हो गए? 18, 12 और 6 कितने नंबर हो गए? 36 हो गए, है ना। 18, 12, 30 और 6 36। अब आपके 14 नंबर आपके अनुशासन के हैं। देखो मैं आपको एक बात और फिर बोलता हूँ, अभी ये आज की आपकी इस शिक्षण पद्धति की अंतिम कक्षा है। अब इसमें जो अनुपस्थित है उनको इस सब से वंचित रहना पड़ेगा। क्या भले ही वो अपने आप को बहुत तीरंदाज समझते हो, लेकिन अभी जो मेथड पूरा आपको परीक्षा पद्धति का बताया जा रहा है वो यदि आपके समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे परीक्षा देंगे, क्या देंगे, किसकी आपको कितनी प्रायोरिटी देना है, ये आप कैसे निर्धारण करेंगे। इसलिए आपको इस कक्षा में तो जरूरी से उपस्थित होना था। जो नहीं उपस्थित हुए आपके साथी उनको भी आप बता देना, कोई कारणवश नहीं आए हो सकता है।
तो अब वो जो 14 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के आपके अध्यापक जी है, वो भी उनके हाथ में नहीं है। यद्यपि वो नंबर देने का अधिकार अध्यापक जी को है कि वो 14 में से आपको 14 भी दे दे, 14 में से 8 भी दे दे, 10 भी दे दे, 12 भी दे दे, लेकिन वो भी उनके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसमें आपकी उपस्थिति के अंक हैं, आपके कक्षा में अनुशासन के अंक हैं, आपने दोपहर की तीनों कक्षाओं में कितना रह करके अभ्यास किया नहीं किया, आप क्या पूरे शिविर में किस प्रकार से आपका वातावरण रहा, आपके क्रियाकलाप रहे, वो सब के कुल मिलाकर के 14 नंबर, उसमें एक एक बिंदु के नंबर निश्चित है, इसलिए 14 नंबर उनके। तो कितने हो गए आपके? ये 50 नंबर हो गए, 14 और 36 50 नंबर हो गए। तो ये 50 नंबर तो आपके हाथ में थे, आप अच्छी से अच्छी पाठ योजना व्यवस्थित ढंग से अपने साथी से गुरुजी से पूछ के बनाते तो आपको उतने नंबर प्राप्त हो जाते। इसके बाद 50 नंबर की आपकी कल प्रायोगिक परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल परीक्षा, जो दोपहर की कक्षा में आपने अभ्यास किया, व्यक्तिगत रूप से आपके गुरुजी ने आपसे पढ़वाया, यहाँ भी मुख्य आपके पंडित जी ने आपसे पढ़वाया और आपको अपनी गलतियाँ भी निकालना बताए, वो सारा का सारा, उसके लिए आपको 5 पाठ बता दिए है ना सबको, कि उन 5 पाठों में से ही आपसे अध्यापक जी पूछेंगे और तीनों भागों में से और पाठों के बारे में नहीं पूछेंगे। अब यदि आप उन 5 पाठों में से ही अध्यापक आपके परीक्षक आपसे पूछेंगे आप पाप वाले पाठ की प्रथम दिन की दूसरी अनुति पढ़ाइए, तो अगर आप वो पढ़ाते हैं तो आपको उसमें 50 में से पूरे आपने उसके जितने बिंदु हैं, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन और क्या नाम से आपका आदर्श वाचन, अनुकर वाचन, व्याख्या और ये सब आपसे क्रम से किए सारे के सारे, तो उसके 50 नंबर निश्चित हैं। और 50 नंबर में से आपको जिसके नहीं करोगे उसके अंक कट जाएंगे, अंक तो सबके निश्चित है, उसमें अध्यापक जी कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें एक बात है कि यदि आपने कहा इन 5 पाठों में से साहब हम तो पाप का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, हम तो कषाय वाला पाठ पढ़ाएंगे, हमने पाप का भी दिया कषाय का भी दिया, तो भी आपके उसमें से 3 नंबर कम अपने आप हो जाएंगे, अपने आप, कोई अध्यापक अपनी तरफ दे नहीं सकता क्या। तो इसलिए आपको 5 पाठों को तैयार करना है और अध्यापक जी जो आपसे पूछे, जिस पाठ की जो अनुमिति आपसे पूछे, हाँ आप इतना कर सकते हो कि आपके जो भाग हैं, आपके पास पुस्तकें हैं ना, इन 5 पाठों में उन अनुमितियों का सिलेक्शन, उन अनुमितियों के निशान आप लगा लो कि प्रथम अनुमिति यहाँ से यहाँ तक होगी, दूसरी अनुमिति यहाँ से यहाँ तक होगी, तीसरी अनुमिति यहाँ से यहाँ तक होगी। समझ में आ रही बात? कभी आ रही है? वो निशान आप लगा लीजिए और इसी में आपको जो आपने आदर्श वाचन जिस अनुमिति का किया, उस अनुमिति में जो मुख्य मुख्य बिंदु आए हैं, जो परिभाषाएं आई है, जो सिद्धांत आए हैं, जो तथ्यवाक्य आए हैं, उनको आप किस उदाहरण से समझाएंगे, किस प्रकार से जीवनोपयोगी प्रश्न करेंगे। चाहे तो आप उन 5 पाठों के अपने भागों में वो लिख भी सकते हैं, 5 पाठों के। इतनी तैयारी यदि आप कर लोगे ना तो आपका अध्यापन कार्य बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा। तो वो आपके भागों में उनको भी लिख लीजिए आप और तो निशान लगा लीजिए। तो इस प्रकार से वो आपका प्रैक्टिकल 50 नंबर का होगा, तो उसमें से आप पढ़ाएंगे तो आपको पूरे 50% मार्क्स मिलेंगे। उन 5 पाठों में आप कहेंगे नहीं साहब मैं तो पाप वाला नहीं पढ़ा के मैं तो द्रव्य वाला पढ़ाऊंगा उन 5 में से, तो भी 3 नंबर आपके कम हो जाएंगे। और यदि आप कहोगे हम तो इन 5 पाठों में से नहीं आ जाए हमको, तो हम तो नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ाएंगे जो 5 पाठों में नहीं है, तो आपके 5 नंबर अपने आप कम हो जाएंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आपकी ये 50 नंबर का प्रैक्टिकल अभ्यास की परीक्षा कल 2 बजे से, आपके गुरुजी चाहे तो 1:30 बजे भी ले सकते हैं, 1:30 बजे से, हमने 2 बजे का टाइम दिया। वैसे कल 2 बजे से लेकर आपको शाम को 5:30-6 बजे तक वो व्यक्तिगत रूप से आपकी परीक्षा आपकी कक्षाओं के लेंगे। उसकी व्यवस्था भी इस प्रकार है कि जो आपके गुरुजी हैं जो आपको दोपहर में अभ्यास कक्षा लेते हैं, एक तो वो आपके वहाँ उपस्थित रहेंगे तो आपकी कक्षा तो रहेगी सही। अब दूसरे जो परीक्षक आएंगे वो परीक्षक भी कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, तो उनकी कक्षा भी वहाँ पर रहेगी साथ में। वो कक्षा भले उस समय बाहर रहे, वहाँ कक्षा में जहाँ परीक्षक बैठेंगे, अध्यापक बैठेंगे, भले वहाँ एक कक्षा के विद्यार्थी 5, 7, 8, 10 ही बैठे होंगे, सब नहीं होंगे, और एक बाहर भी हो सकते हैं, तो और सब भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो उनकी व्यवस्था है। आप लेकिन वो परीक्षक वहाँ एक तरफ बैठ करके एक लड़के को बुलाएंगे उसमें से, और उनसे वो इस प्रकार से पद्धति का अभ्यास करेंगे और उसमें आपसे पूछ सकते हैं
कि आप पाठ योजना किसे कहते हैं, प्रकरण किसे कहते हैं, उद्देश्य और कथन में क्या अंतर है, सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य किसे कहते हैं, समापन मूल्यांकन सारांश कथन में क्या अंतर है, पूर्वार्ध मूल्यांकन समापन मूल्यांकन में क्या अंतर है। वैसे अंतर भी पूछ सकते हैं, परिभाषा भी पूछ सकते हैं, पढ़ाएंगे भी सही। वो सारी की सारी जो शिक्षण पद्धति आपकी है उसकी वो आपकी प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा है, जिसके 50 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 100 हो गए ना। तो ये तो आपके हाथ में है, इसलिए आप इनको व्यवस्थित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अब 10 तारीख को आपकी सुबह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक एक पहला सिद्धांतिक प्रश्न पत्र होगा 1 घंटे का। जो सिद्धांतिक मतलब आपने बालबोध 1, 2, 3 ये भागों को जो सवेरे की कक्षा में रोजाना पंडित जी ने आपको यहाँ पढ़ाया, और उसमें जो नए नए मुख्य तथ्य और क्या नाम से उनके मुख्य बिंदु जो आपको जीवन में काम आते हैं, जिनका आपको जाने बिना काम दूर नहीं हो सकता, ऐसे अनिवार्य जो है वो सारे के सारे मुख्य बिंदु और वो तीनों भाग जो आपको यहाँ पर पढ़ा दिए गए हैं। मेरे जाता अनुमान है तीनों भागों के सभी पाठ आपको लगभग पढ़ा दिए गए हैं। खाली 2-3 पाठ रह गए। एक तो जिनवानी की स्तुति वो कल भी हो जाएगी, और बातें और भी सब आपको कल समझाएंगे। तो सारे भाग के जितने भी पाठ हैं उन पाठों में से उस लिखित सिद्धांत प्रश्न पत्र जो 40 नंबर का होगा उसमें भाग ए मतलब भाग 1 नंबर 1 वो न्यू टाइप जिसको बोलते हैं आजकल जो चलता है, जिसमें क्या होता है कि एक प्रश्न दिया जाता है, एक वाक्य लिखा जाता है, उसके 4 या 3 विकल्प होते हैं। अब उनमें आपका कौन सा विकल्प सही है कौन सा गलत है, तो सही पे आपको राइट का निशान लगाना है, गलत पे आपको क्रॉस का निशान लगाना है। लेकिन निशान आपको सब प्रश्नों के उन विकल्पों पर लगाना है, ये ध्यान रखना। क्या जितने उस जो लिखा, जैसे कि क्या नाम से लोभ पाप का बाप है ना, ये वाक्य आया। अब इसमें लोभ पाप का भाग है। अब नीचे 4 वाक्य दिए गए कि साहब क्रोध पाप का क्रोध, नीचे मान माया लोभ, ऐसे 4 लिखा है ना। अब उसमें वो लोभ तो सही है और बाकी वो 3 गलत है, तो उन 3 पे आपको क्रॉस लगाना है और उस लोभ वाले पे राइट लगाना है, लेकिन निशान सब पे लगाना है। तो ऐसे नए विकल्पात्मक जो प्रश्न हैं उसमें से कोई रिक्त स्थान का भी हो सकता है कि ये जैसे लोभ पाप का आगे रिक्त स्थान बाप है, ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ बहुत न्यू टाइप मतलब आप जानते हो ना, ऐसे विकल्पात्मक वो होंगे। तो वो आपके लगभग 24 प्रश्न होंगे उस भाग में, जो आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे में करना है। और उन 24 प्रश्नों के आधा नंबर है, तो कितने नंबर हो गए? 12 नंबर आपके हो गए। इसके बाद आपका निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए, निम्नलिखित में अंतर बताइए, निम्न पाठ में से आप मुख्य बिंदु छांट करके बताइए। ऐसा रोज पूछते थे ना आपसे हम कि इस अनुमिति में मुख्य बिंदु निकालो। ऐसे जैसे मान लो द्रव्य वाला पाठ है, उस द्रव्य वाले पाठ में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, तो ऐसे प्रश्न उसमें आपके 3-4 प्रश्न से आएंगे जो 28 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 28। तो कितने हो गए आपके? एक प्रश्न, वो पहला प्रश्न तो आपका 10-15 मिनट में हो जाएगा। विकल्पात्मक निशान लगाना, कट गलत निशान लगाना फटाफट, और वो तो उसमें उत्तर लिखना है, परिभाषा लिखनी है, अंतर लिखना है और मुख्य बिंदु लिखना है। तो वो प्रश्न इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न पत्र सिद्धांत का सवेरे 7:30 से 8:30 तक होगा, जो 40 नंबर का होगा, जिसमें अब आपको पहले दे दिया जाएगा, आप उसको करके निपटेंगे और वो दूसरा आपको बड़ा भाग भी दे दिया जाएगा। तो वो कुल मिलाकर के आपको 1 घंटे में उस पेपर को करना है जो आपके 40 नंबर का है ना। इसके बाद आधा घंटे का आपको नाश्ता पानी पेशाब पानी जो भी करना हो उसके लिए गैप दे दिया जाएगा। और ठीक 9 बजे से आपका दूसरा प्रश्न पत्र शिक्षण पद्धति का प्रारंभ होगा, जो आपको लगभग 2.5 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। उसके भी वही 2 भाग होंगे, वो आपका 60 नंबर का होगा। ये कितने का हो गया? ये 40 का हो गया। और वो कितने का होगा? 60 40 कितने हो गए? 100 और 100 पहले के हो गए। ऐसे 200 नंबर में कुल मिलाकर के आपको क्या उसके 35% 30 क्या नाम से नंबर
60% नंबर में तो आपको प्रथम श्रेणी वो तो बाद में बता देंगे, लेकिन आपको उसमें से कुल मिलाकर के 200 नंबर में से जिसको 33, 200 में से 33, 200 में से 66 इतने अंक प्राप्त होंगे, उसी को इस पूरे प्रशिक्षण के प्राप्त करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो आपका शिक्षण पद्धति का होगा। उस शिक्षण पद्धति के दूसरे प्रश्न पत्र में वही आपका पहला भाग वही क्या नाम से न्यू टाइप अर्थात वो विकल्पात्मक प्रश्न, तो इसमें भी आपके वही क्या नाम से जो है 30 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 30 प्रश्न। तो 30 प्रश्न का मतलब क्या हो गया? 15 अंक हो गए। आधे नंबर का एक प्रश्न है, तो 30 प्रश्नों के 15 अंक आपके उसमें हो जाएंगे। तो वो 30 प्रश्न आपको करके फिर वो पहला भाग का प्रश्न पत्र हल करके आपको हमको देना होगा। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न पत्र उसके साथ ही दे देंगे या बाद में दे देंगे उसी समय। तो उसमें आपको क्या नाम से जो है आपके पाठ योजना किसे कहते हैं, प्रकरण किसे कहते हैं, या पाठ योजना की परिभाषा, प्रकरण की परिभाषा, निम्न की परिभाषा लिखिए, निम्न में अंतर बताइए, और फिर ये एक प्रश्न ऐसे 2-3 प्रश्न होंगे। फिर उसमें आपको एक पाठ संकेत जो अभी आपने बनाया या बना रहे हो, अभी बहुत से लड़कों ने दिया ही नहीं है पाठ संकेत, तो 6 नंबर का वो पाठ संकेत बनाना पड़ेगा आपको। तो वो पाठ संकेत आप जो है बनाएंगे, और फिर एक पाठ योजना आपको वहाँ पर बनाना है। तो इस प्रकार से वो 15 नंबर का तो आपका भाग हो गया, और ये आपका 45 नंबर का ये होगा, जिसमें से 30 नंबर की आपकी पाठ योजना होगी, क्या नाम से 10 नंबर का आपका क्या नाम से वो निर्देश होगा, या 1-2 अंक इधर उधर हो सकता है मुझे पूरा, और वो 2-3 प्रश्न उसमें आपके होंगे। तो इस प्रकार से 60 नंबर का ये शिक्षण पद्धति का पेपर आपका होगा। तो ये परीक्षा आपकी उस दिन 10 तारीख को होनी है। अभी मैं एक बात और आपको बता दूं कि उसमें जो पहले मैंने बताया सिद्धांत वाले प्रश्न पत्र में जो आप न्यू टाइप के बाद दूसरा भाग आपको दिया जाएगा, उसमें ऐसा प्रश्न भी आएगा कि पूरा का पूरा पाठ, जैसे आपका द्रव्य वाला पाठ है, वो पूरा पाठ आपको दे दिया जाएगा। हम उसको आपको देंगे, जो भी पाठ पूछेंगे ना वो पाठ पूरा आपको देंगे, हमारे पास उसका सब व्यवस्था है। अब आप उस पाठ को पढ़ करके उसमें से मुख्य बिंदु जिसके आधार पे उसका पाठ संकेत बनाया जा सके, इस आधार पर आप वो प्रश्न भी उसमें हल करेंगे। ऐसा आपके प्रश्न आएंगे इस टाइप के। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको बहुत मेहनत और बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। मैं तो आपको एक गारंटी देता हूँ कि जिसने इन 18 दिनों के शिविर में मनोयोग से ये शिक्षण पद्धति को सीख लिया, बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिया, वो किसी भी कहीं भी किसी प्रकार की शिक्षण कार्य में असफल नहीं हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। क्या ये, क्योंकि इसका कारण है ना कि ये जो आपके सारे कोर्स बनाया गया बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को देख के बनाया गया है, यहाँ तक कि फॉरेन की यूनिवर्सिटी को देख करके भी इसमें हमने समावेश किया गया। और क्या अपने भारत के बड़े बड़े स्कूल कॉलेज जिनमें शिक्षण पद्धति किया जाता है, उन सब के आधार पर ये निर्देशिका तैयार की गई है। बहुत इसको आपको तो पता नहीं है, बनाया हलवा आपको मिल गया तो आपके लिए तो कोई परवाह नहीं है इसकी, लेकिन इसको बनाने में कितनी मेहनत, कितना दिमाग इसके बनाने वालों को लगा होगा क्या। तो ये क्योंकि वो उससे आपका जीवन सुखमय बनेगा, आपका शिक्षण कार्य अच्छा रहेगा। देखो एक बात बताता हूँ ये आपके लिए कि यदि आपने बड़े मनोयोग से इस यहाँ की शिक्षण पद्धति को जैन सिद्धांत पढ़ाने में प्रयोग किया, तो आप जिसको भी पढ़ाएंगे वो आजीवन आपका आदर करेगा। क्या कभी भी आपको नहीं भूल सकता है ये हमारे गुरुजी है। आज मैं तो ये साधारण सामान्य सी बात है, डॉक्टर साहब का इतना बहुमान क्यों आता है लोगों को, क्योंकि उन्होंने सबको इस शैली से, इस सिद्धांतों से ऐसा सरल भाषा के रूप में परिचय कराया कि आज सब उनके ऋणी हैं, सब उनका उपकार मानते हैं। तो यदि आप भी इस पद्धति को अपना लेंगे और सीख लेंगे, बड़े इसमें थोड़ी सी आपकी जिज्ञासा, उत्कंठा चाहिए, अभिलाषा आपकी, जहाँ चाहे वहाँ राह है। क्या आचार्य ने तो लिखा ना अपने शास्त्रों में, तत्प्रति प्रीति चित्ते ने ये न वार्ता भी सुता, जिसने प्रीतिपूर्वक भी ये बात सुन ली वो निश्चित रूप से भव्य जीव है। तो हम भी कह रहे हैं कि जिसने निश्चित विधिपूर्वक निश्चित बड़े मनोयोग से इस शिक्षण पद्धति को सीख लिया तो उसको जीवन में
कहीं भी कोई शिक्षण कार्य हो, कहीं भी कोई पढ़ाने की बात हो, वो कहीं असफल नहीं हो सकता है। ऐसी ये बहुत परिश्रम के साथ तैयार की हुई परिस्थिति। अब आपको पेपर संबंधी बात बता दी क्या, और आपकी गृह योजना संबंधी बात बता दी। फिर भी यदि आपको किसी को पेपर में और आपके गृह कार्य की योजना में, प्रैक्टिकल में किसी प्रकार की किसी को कोई शंका हो तो खड़ा होकर के पूछ सकता है। हाँ, ये पहला पेपर आपने जो बताया है, इसमें विकल्पात्मक जो प्रश्न है उसमें यदि जो है एक से ज़्यादा विकल्प राइट हैं तो उसको दोनों पे निशान लगाना है। हाँ, तो जितने भी राइट है सबके लगाना। 3 राइट है, 3 के राइट लगाना। और एक भी राइट नहीं हो तो एक भी राइट नहीं तो सबके गलत लगाना है। अच्छा, क्रॉस निशान भी लगाना, क्रॉस निशान लगाना है। क्रॉस निशान गलत के क्रॉस और सही के राइट, वो निशान आपको लगाना है। जैसे कोई प्रश्न जिसमें ABCD नहीं है, लेकिन उसमें जो है आपने जैसे पूछा कि तीर्थंकरों के सही नाम गलत नाम छांटिए, तो उसमें जो है सही नाम अपन को छांटा, उसमें एक भी नाम सही नहीं है तो सबके गलत लग जाएगा ना। नहीं, नाम छांटना है इसमें। तो आपको आपके विवेक के बाद निर्भर करेगा। अच्छा, एक आपने जो 6 नंबर बताया पहले शुरुआत में, ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन गलत हो सकते हैं, चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, कोई 22 वर्षा कुछ भी हो सकता है। चारों पे मार्क करना है, यदि एक भी मार्क छोड़ दिया तो 0 नंबर है। बस चारों ऑप्शन पर राइट या रॉन्ग का मार्क करना है, ठीक है, और वो आधा नंबर का मार्क है। जैसे कल जो प्रैक्टिकल परीक्षा होगी उसमें जो परीक्षक आएंगे, यदि उन्होंने बोला कि प्रथम अन्विति पढ़ाओ, तो वो जो चार्ट है, बताता हूँ अभी 2 मिनट में सब चीज क्लियर कर रहा हूँ। उसमें सारांश कथन तक 45 मार्क्स का है, पर मैं अभी आपको सब बता देता हूँ। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। कोई शंका हो तो पूछ लेना। एक सेकंड, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि प्रथम अन्विति में कहाँ से कहाँ तक होता है, दूसरी अन्विति में कहाँ से कहाँ कितने सोपान बिंदु होते हैं, तीसरी में क्या होते हैं, ये सारा आपको इसीलिए तो यहाँ पर बताते थे, पढ़ाते थे। अब आप अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो क्या पता लगेगा। चलो, और पंडित जी आपको स्पष्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है, इसमें एक प्रैक्टिकल समस्या है कि जब वो क्वेश्चन बनाएगा तो वहाँ पे मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार नहीं होते पहली और दूसरी तीसरी अन्विति के हिसाब तक। पाठ केवल 2 पेज का है, आपने बोल दिया इसकी दूसरी अन्विति पढ़ाई है, अब उसने क्वेश्चन तैयार करके पहली अन्विति में जो पहले पेज वाले तो क्वेश्चन वो बोल नहीं पाएगा, बड़ा इसके अंदर बड़ा टिपिकल हो जाएगा। क्वेश्चनों को सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल है। आपकी बात समझे? आप कम से कम अन्विति का जो है चयन वो जो है विद्यार्थी के ऊपर छोड़े, मेरा ये कहना है। समझ में नहीं, वरना उसको क्वेश्चन छाटना मुश्किल हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछ पाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कहा कि उसके एक पाठ है, अब छोटा 2 पेज का पाठ है, आपने कहा इसकी मध्यम अन्विति पढ़ाई है, अब वो पहले पेज से क्वेश्चन तैयार करके आया है, अब वो जो है उसके क्वेश्चन आंसर वो नहीं बोल पाएगा। एक सेकंड चुप। मैंने इसके लिए सबसे पहले ये बात कही कि आप अपने भागों में अन्वितियों के निशान लगा लो, इन 5 पाठों में। ये सबसे पहले अभी बताया मैंने, उन अन्वितियों के आप निशान लगा लो कि ये अन्विति यहाँ से यहाँ तक, ये अन्विति यहाँ से यहाँ तक, और उसमें मुख्य बिंदु के आप निशान लगा लो। मेरा सुझाव अन्विति के जंजाल के अंदर उसको उलझा करके उसकी जो योग्यता है उसको नकारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो पढ़ाने की योग्यता उसमें है तो उसका वो जो है स्पष्टीकरण वहाँ पे कर सके, उसका प्रदर्शन कर सके। आप बिल्कुल यदि इसके जंजाल में उलझाएंगे अपन तो ये जो योजना है बड़ी क्लिष्ट हो जाएगी और इससे जो है विद्यार्थी दूर हो जाएंगे। मेरा ये सुझाव है। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके जो एग्जामिनर्स आने वाले हैं वो बहुत योग्य हैं। आप जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए प्रभु। एग्जामिनर्स को इस बात की समझ है कि कौन सा पोर्शन पढ़ाने के लिए देना चाहिए ताकि उसमें आपको पूरा मटेरियल मिल सके। आपको ये डिफिकल्टी नहीं आएगी। पंडित जी, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्रथम अन्विति में तो सारांश मेरा सुन लो, उसके बाद में प्रश्न रहे तो आपके समझ में नहीं आई बात। अभी सुनो मेरी बात, 1 मिनट। सबसे पहली बात है कि आगे की जो भी सूचना होगी, क्योंकि कल क्लास होने वाली नहीं है, तो कार्यालय के बाहर लगेगी या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेजी जाएगी, है ना। कौन से रूम नंबर में जाना है, एग्जाम देने के लिए कितने बजे पहुंचना है, कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, वो सारी सूचना आपको इन 2 माध्यमों से मिल सकती है। यदि आपको कोई शंका है, कोई भी बात पूछनी है तो कार्यालय में जाके बोलिए या हम लोगों से संपर्क कीजिए, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कल जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा दोपहर को 2 बजे से 6 बजे तक, उस एग्ज़ाम का पैटर्न और आपको 10-10 स्टूडेंट को एक साथ बुलाया जाएगा
1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद में दूसरे 10 को बुलाया जाएगा, ताकि सभी को पूरा समय नहीं देना पड़े और आप अपनी तैयारी कर सकें अपने चॉइस से। एक बात तो जिन लोगों को बुलाया गया उन 10 लोगों को शुरू से अंत तक बैठना अनिवार्य होगा। नया लौट आएगा तब आप जाएंगे, क्योंकि पढ़ाने के लिए सामने स्टूडेंट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप उठ के चल दिए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको 4 घंटे नहीं बैठना पड़े, इसलिए स्प्लिट कर दिया उसको। एक बात, जब आप पढ़ाने खड़े होंगे उधर, तो आपके अध्यापक आपको अनुमिति बताएंगे कि ये पोर्शन आप प्रथम दिन की प्रथम अनुमिति पढ़ाइए, मध्यम अनुमिति पढ़ाइए, अंतिम अनुमिति पढ़ाइए, द्वितीय दिन की फर्स्ट अनुमिति पढ़ाइए। कोई भी अनुमिति वो कुछ भी बोलेंगे आपको कि ये आपको पढ़ाना है। जो अनुमिति आपको दी जा रही है वो अनुमिति यदि आप उसमें कम होता है, समझो कि मध्यम अनुमिति बोली, तो आपको आदर्श वाचन से शुरू करना है बगैर कोई क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अनुकरण वाचन करवाना है, फिर व्याख्या में जाकर के मूल्यांकन, संवाद और एक परिभाषा का भाववाचन परक, जीवनोपयोगी और पारिभाषिक, तीनों आपको करवाना है और दूसरी परिभाषा का शुरू करना है। ये उस टीचर की, परीक्षक की चॉइस है कि वो आपको करने दे या वो आपको नेक्स्ट बोल दे। किसी भी स्टेप पर नेक्स्ट बोलने का मतलब है कि वो स्टेप को, उस स्टेप का अगला स्टेप लेना। जैसे आदर्श वाचन में यदि पहला निर्देश आपने दे रहे हो और परीक्षक बोलता है नेक्स्ट, तो दूसरा निर्देश आपको देना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट का मतलब आदर्श वाचन छोड़ के अनुकरण वाचन पे चले जाओ आप। दूसरा निर्देश आप दे रहे हो, बोला नेक्स्ट, तो आपको पढ़ना शुरू करना है। पढ़ना शुरू किया, उसने बोला नेक्स्ट, तो आपको अनुकरण वाचन के निर्देश पे जाना है। मतलब सब डिवीज़न भी जो है वो नेक्स्ट के लिए सब डिवीज़न लागू होगा, फुल पूरे सोपान पे नहीं तो वो अनुकरण वाचन के बाद व्याख्या शुरू करी, आपने नेक्स्ट बोला तो सीधे आप बोधियों में प्रश्न उत्तर पर पहुंच गए, और वहाँ नेक्स्ट बोला तो सीधे सारंगकेश में बैठ के पहुंच गए। ऐसा नहीं है, हर स्टेप पे जहाँ नेक्स्ट बोला जा रहा है उससे अगला स्टेप लीजिए। टीचर को बोलना हो तो नेक्स्ट बोल देगा आपको, ठीक है। इसी तरह से वो यदि आपसे इतने स्टेप ही करवा रहा है वो टीचर सारांश कथन तक, और फिर सारांश कथन पे वो तो चुप रहेगा टीचर आपका एग्जामिनर, तो आपको मध्यम अनुमिति के बाद में अगली अनुमिति शुरू करनी है बगैर बोले। यदि आप वहाँ पर रुक गए, बंद करके चल दिए, तो क्योंकि क्लास तो ख़त्म हुई नहीं है, क्लास छोड़ के चल दिए आप, तो आपके नंबर कट जाएंगे। रुक करके पूछेंगे तो भी नंबर कटेंगे कि अब मैं क्या करूँ, मेरी तो हो गई पूरी। आपको ऑटोमेटिक रूप से अगली अनुमिति पर जाना है। यदि अंतिम अनुमिति है और आपने समापन और गृह कार्य कर दिया तो आप पाठ को खत्म करके बढ़ सकते हो। परीक्षक क्या करेंगे कि यदि आपको मध्यम अनुमिति दी है तो फिर अंत में आपसे बोलेंगे, जब आप बोलो मेरा हो गया पूरा, तो आपसे पूछेंगे कि यदि ये पहले दिन की पहली अनुमिति होती तो आप क्या क्या करते हैं। तो आपको वो सारे सोपान बताने पड़ेंगे, जो जो बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, पूर्व पाठ मूल्यांकन में पारिभाषिक, भाववाचन परक, जीवन उपयोगी, फिर उद्देश्य कथन, सरल, संक्षिप्त और रोचक। आप इतना बोलेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, नहीं तो उद्देश्य कथन बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये तीनों बताने पड़ेंगे। इसी तरह अंत में बोलेंगे कि यदि अंतिम अनुमिति मान लेते हैं तो क्या करेंगे, तो आपको समापन गृह कार्य करना है, ठीक है ना। वो कम से कम बोलेंगे आपसे, वो पॉइंट की बात बोलेंगे, क्योंकि उन्हें 50 में से पूरी नंबरिंग करनी है आपकी, ठीक है। तो अब आपको आपका ज्ञान, मतलब कोई भी चीज़ छूटेगी ऐसा नहीं है, और हो सकता है वो छोड़ भी दें, तो यदि वो छोड़ते हैं तो पूरे मार्क्स आपको ऊपर के दिए जाएंगे जो नहीं कराए गए, बशर्ते कि आपने सारे अपने स्टेप्स बराबर से कंप्लीट किए हैं जो आपको करने चाहिए थे, ठीक है। अब आपको 5 पाठ दिए गए हैं, इन 5 पाठों में से आपको पढ़ाना है। वो आपके एग्जामिनर टीचर जो बाहर के आएंगे वो आपको बताएंगे कि कौन सा पोर्शन आपको पढ़ाना है। यदि उनकी चॉइस का पोर्शन आप पढ़ाते हो तो
तो आपको 50 में से मार्किंग होगी। यदि आप कह दो भाई साहब ये मैं पोर्शन तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन 5 पाठों में से आप सिलेक्शन अपना कर लेते हो कि मैं ये पढ़ाऊंगा, तो आपकी मार्किंग 50 में से होकर के अंत में 3 नंबर लमसम काट लिए जाएंगे, क्योंकि आपने टीचर्स की चॉइस से नहीं पढ़ाया, अपनी चॉइस से पढ़ाया। यदि कोई व्यक्ति बोलता है नहीं भाई साहब मैं तो ये पाठ ही नहीं पढ़ाऊं, मैं तो नमोकार मंत्री पढ़ाऊंगा, 5 पाठों में से नहीं पढ़ाऊंगा, तो आपके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। 50 में से मार्किंग होगी, जो भी नंबर आएंगे, यदि 20 नंबर आए तो 15 मिलेंगे, 50 आए तो 45 मिलेंगे। ये मार्किंग का सिस्टम होगा। इसलिए कोशिश आप ये करेंगे 5 पाठ अच्छी तरह से तैयार कर लें। बुक्स आपको वहाँ से दी जाएंगी, आपकी बुक आप लेकर के नहीं जाएंगे उधर, बुक्स आपको वहीं से लेनी, वो मैटर पूरा आपका तैयार आपके दिमाग में होना चाहिए। तो वो आपको बुक दी जाएंगी, वो पोर्शन आप मार्क कीजिए, वो पोर्शन सामने भी बता दिया जाएगा और फिर आप उसमें से पढ़ाइए और सारे क्वेश्चन कवर कीजिए। बोधगम्य प्रश्नोत्तर में जो पहला प्रश्न है उस पर वस्तुनिष्ठ का सोपान लगेंगे। यदि दूसरा या तीसरा प्रश्न ले लिया आपने तो ये माना जाएगा कि आपको वो प्रश्न ही इग्नोर कर दिया, पढ़ाओगे ही नहीं आप, तो वो अधूरा काम हुआ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में पहले परिभाषा बोलोगे आप, उसके बाद 4 सोपान लगाओगे, उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा शुरू करोगे, तब तक नेक्स्ट नहीं बोला जाता है तो अब अगली लगाते रहोगे। तो नेक्स्ट बोला जाता है तो फिर आप भावासन पदक और जीवनी उपयोगी में जा सकते हो। भावासन पदक और जीवनी उपयोगी 22 वर्षा हो सकते हैं, पहले या बाद में आप करोगे उसका फर्क नहीं है, लेकिन सामान्य तो यही करना चाहिए कि भावासन हो गई पहले फिर जीवनी उपयोगी करें। हर स्टेप में पूर्ण पाठ मूल्यांकन, व्याख्या और इसमें मिनिमम 1 भावासन पदक और जीवनी उपयोगी होना कंपलसरी है। ठीक है ना, ये पद्धति का सिस्टम रहेगा, पढ़ाने का आपका टाइम दिया जाएगा और उसकी मार्किंग हो जाएगी। अब इसके संबंध में कोई प्रश्न है आपको? कि जो प्रथम अन्विति में सारांश कथन तक पढ़ाते हैं तो उसमें सारांश कथन तक 45 मार्क्स हैं, फिर जो समापन और गृह कार्य के प्रथम अन्विति में तो आएंगे नहीं, तो बाकी के 5 मार्क्स वो टीचर क्वेश्चन पूछ के देगा। वो क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको अगला शुरू करना, अगला शुरू नहीं करोगे मार्क कट जाएंगे। अगला मतलब पहली अन्विति तो मध्यम अन्विति आपको शुरू करनी है। यदि शुरू करिए तो वो कहेगा कि नहीं एक काम करो अंतिम अन्विति मान के बताओ क्या क्या होगा, ऐसे। ठीक है, अध्यापक ये भी बोल सकता है ये पहले दिन की प्रथम और अंतिम अन्विति है, तो आपको बोर्ड कार्य से लेकर के गृह कार्य तक पूरा काम करना है। एक ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब इस पद्धति पर पूरा क्लियर हो गया सारा पद्धति वाला प्रैक्टिकल एग्जाम का। अभी अपन आते हैं परसों वाले एग्जाम पर। एक बात तो ये कि परसों का जो एग्जाम है हाँ बोलो। हाँ बोलिए। मुझे ये बोलना है कि जैसे हमारी मतलब पाठमाला लेके जाएंगे तो इसमें अन्विति हमने डिवाइड करी हुई है, तो वहां से पुस्तक देंगे तो फिर हमारे पास ही डिवाइड है, तो फिर वो अध्यापक आपको अन्विति बताएंगे, तो आपकी अन्विति नहीं चलेगी उसमें। तो फिर हमारा निकालने का तो मतलब ही नहीं रहा अन्विति की। है ना, आप तैयारी करोगे तो आपको तैयार होगा, आपको पता होगा कहाँ से कौन सी अन्विति में क्या करना है। अब हमारे कहाँ से हमने डिवाइड करी है, वैसे ना हो के वो। यदि 5 पाठ भी आप तैयार नहीं कर सकते तो 24 पाठ कैसे तैयार करोगे, कैसे पढ़ाओगे? 5 ही पाठ दिए गए ना आपको। हाँ 5 पाठ दिए गए। 5 पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर आप तैयार करके रखो अपने, जहाँ से जहाँ अन्विति दी उन्होंने तो आपको पढ़ा देना है। ठीक है, बालबोध जो है वही की रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। हाँ, पाठमाला उधर की रहेंगी आपकी नहीं। ठीक, ये फाइनल एग्जाम है। अभी तक आप जो कर रहे थे उसमें सब कुछ कर सकते थे। बोलिए। ये माइक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होगा उसमें हम जो परिभाषा ले रहे हैं उसमें चारों सोपान लगे, अगर ऐसा ही कंपलसरी है या फिर अगर कोई डेफिनेशन हमने ले ली वो फर्स्ट नंबर पे आती है, और अगर उसमें चारों सोपान नहीं 4 सोपान नहीं लगेंगे तो आप बोलिए कि आप सोपान लगा लीजिए जितने लग रहे हैं,
और फिर बाद में दूसरी उनसे परीक्षक से बोलिए कि इसमें नहीं लगते, इसलिए मैं दूसरी परिभाषा में आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक। मतलब जहाँ भी कोई भी समस्या आती है आप परीक्षक को अपना ज्ञान दर्शा दीजिए कि मेरे को इसका पूरा ख्याल है, मैं गलती से नहीं लग नहीं रहा इसलिए नहीं लगा रही हूँ, गलती से नहीं छूट रहा है। आपने ज्ञान करा दिया तो समझ जाएंगे कि भाई आपको ख्याल है। और जो प्रथम दिन है वो उसमें मध्यम अनविति नहीं आएगी ना, कैंसिल ही हो गई है ना वो तो? क्या हर एक दिन दो दो अनवितियों में डिवाइड होगा ना, मध्यम अनविति तो नहीं लेना है ना, वो तो कैंसिल ही है। प्रथम मध्यम अंतिम मध्यम अनविति कैंसिल है या फिर हमें वो भी आएगी? नहीं वो भी आ सकती है, आपसे 3 बनवाई ना, अभ्यास वो भी आ करवाई ना। सकती है। अच्छा ओके, वो भी आ सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो परसों जो एग्जाम होगा सबसे पहले उसका टाइम नोट कर लीजिए। पूछना है कुछ? हेलो, ये पूछना था भाई साहब कि जो इसकी सिद्धांत का जो पेपर होगा तो क्या चारों अनविधियाँ करनी होगी उसमें एग्जाम में? हाँ, अभी वो आ रहा हूँ ना, बताया अच्छा, नहीं ना अभी आपको। ओके। आपके प्रश्न रहेंगे नहीं, मैं सारा कवर करूंगा एक एक पॉइंट। अभी परसों जो रिटन एग्जाम आपका होगा वो 7:30 बजे शुरू होगा और 8:40 तक पहला पेपर होगा, मतलब 1 घंटा 10 मिनट का। पहला जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें 24 प्रश्न होंगे। वो हर पार्ट में से एक प्रश्न आएगा, हर पार्ट में से एक प्रश्न आएगा। किसी पार्ट में से स्किप होगा तो किसी पार्ट में से 2 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मतलब ये पैटर्न रहता है, हर प्रश्न आधा नंबर का होगा और उसको 25 मिनट में हम पेपर आपसे ले लेंगे। उस पेपर के ऊपर ही आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और रोल नंबर पूछा हुआ होगा, उस पर आपको लिखना है। 25 मिनट में जैसे आपका वो पेपर 25 मिनट हुए वो पेपर हम आपसे ले लेंगे और आपको दूसरा पेपर देंगे 25 मिनट के बाद। दूसरा पेपर जो है वो 9:10 से 11:40 तक होगा। कितना हो गया? नहीं 7:30 से 25 मिनट का और 45 मिनट का दूसरा पार्ट होगा सिद्धांत का, 45 मिनट का। उस अगले 45 मिनट में उसमें प्रश्न उत्तर आएंगे। तो अंतर बताओ, जो दूसरे प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें आपको एक पाठ की वो पूरी कॉपी दी जाएगी, मतलब पाठ दिया जाएगा आपको, पाठ का प्रिंट आउट, और उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इस पाठ में वरीयता क्रम से 5 मुख्य बिंदु आपको निकालने हैं। तो वो 5 मुख्य बिंदु उसे पढ़ करके और उसमें वरीयता क्रम में आपको लिखने हैं। तो उसके लिए किताब दी जाएगी, किताब में देख करके आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। और उसके बाद में वो पेपर मतलब अपना उसका 45 मिनट का टाइम, वो 45 मिनट में ले लिया जाएगा। तो ये पेपर खत्म होगा 8:40 पर, दोनों पार्ट सिद्धांत का। फिर आधा घंटे बाद 9:10 पर पद्धति का पेपर शुरू होगा और वो 2.5 घंटे का पेपर है, 11:40 तक चलेगा। उस 2.5 घंटे में जो पहला पार्ट है पद्धति का, उसमें 10 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, लेकिन वो पेपर लिया नहीं जाएगा, वो आपको उसी के साथ अटैच रहेगा। तो वो 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के करने हैं आपको, हर का आधा मार्क होगा। उसके बाद में एक 2-3 प्रश्न होंगे और एक पाठ योजना और पाठ संकेत होगा। पाठ योजना और पाठ संकेत में चूंकि आप बालबोध प्रशिक्षण के विद्यार्थी हैं, उसी में पेपर दोनों का एक ही है, बालबोध वालों का और प्रवेशिका वालों का। तो पहले बालबोध प्रशिक्षण के 1-2 पाठों के नाम में से किसी एक की पाठ योजना बनाओ दिया जाएगा और एक पाठ संकेत बनाने के लिए आपको बोला जाएगा। उसके नीचे लिखा होगा प्रवेशिका के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उनके पाठों के नाम वो आपके लिए लागू नहीं होते हैं, इसलिए आप उसको ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे। ये हमारे में आउट ऑफ पेपर का क्वेश्चन आ गया। इसमें पाठ जो पद्धति वाला पेपर करने की ट्रिक क्या है, जो पहला सिद्धांत का पेपर है उसमें इनफ टाइम होता है और आप 45 मिनट और 25 मिनट के पहले ही गारंटी से पूरा कर लेंगे। लेकिन जो पद्धति वाला पेपर है, क्योंकि उसमें पाठ्य योजना आपको बनानी होती है, इसलिए वो लेंदी पेपर है, 2.5 घंटे में पूरा करना है। इसकी एक सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि पहले दूसरे सारे प्रश्न कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रश्न का जवाब आपसे छूटे नहीं।
एक बात। दूसरी बात कि फिर पाठ संकेत कीजिए सारे प्रश्न करने के बाद, क्योंकि पाठ संकेत 1 पेज का होता है नॉर्मली, तो आपको वो पूरा कवर हो जाएगा आराम से। अब अंत में जो समय बचा है उसमें आपको पाठ्य योजना बनाइए। कुछ ट्रिक हैं और कुछ सिस्टम में आपको बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें। अब जब पाठ्य योजना आपको बनानी है तो अभी आपने एक दिन में 3 अनुमिति और दूसरे दिन में 1 अनुमिति बनाई है, अभी दोनों पाठ्य योजनाओं में, गृह कार्य में। अब आपको केवल 1 दिन और 3 अनुमिति, प्रथम, मध्यम और अंतिम ही बनानी है। यदि 4 बनाओगे तो नंबर कटेंगे नहीं आपके, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होगा कि 4 कर पाओ, क्योंकि दूसरे दिन में फिर वो सारे के सारे जो भूमिका है वो सारा लिखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए 1 दिन में 3 अनुमिति आप बनाएं, ऐसा एडवाइजेबल है, प्रथम, मध्यम और अंतिम। जैसे मध्यम और अंतिम में पूर्ववत लिखा है कुछ सोपानों पर, वैसे आप पूर्ववत लिखकर जा सकते हैं उस पार्ट पर जो कि रिपीट हो रहा है पहले से। लेकिन जहां पर सिद्धांतों का प्रश्न है, चाहे तो पूर्व पाठ मूल्यांकन में, चाहे व्याख्या में और चाहे अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में, उनका सारा विवरण आपको लिखना पड़ेगा, बोधगम्य और वस्तुनिष्ठ में, दोनों में। ठीक है, वो जैसे पहली, दूसरी, तीसरी अनुमिति होगी उसमें आपको जैसे जो सोपान लगते हैं सारे क्रम से लगाने हैं। अनुमिति आप अपनी मर्जी की चूज कर सकते हैं, लेकिन एक अनुमिति बहुत बड़ी बना लेंगे तो दूसरी अनुमिति छोटी हो जाएगी, तो आपको समस्या आएगी। इसलिए कोशिश करें कि नॉर्मली इक्वली डिवाइड हो जाए, ताकि उसकी सिद्धांत, परिभाषाएं, मुख्य वाक्य, सब चीजें बैलेंस में हो जाएं। पाठ योजना कोई भी आ सकती है पूरे पाठों में से, इसलिए वो उसके साथ में जिस पाठ की पाठ्य योजना दी जाएगी उसके साथ में आपको बुक दी जाएगी, वो बुक दी जाएगी, उसमें से देख करके पाठ्य योजना बनानी है आपको, मेमोरी से नहीं बनानी है। उसमें से देख करके उसके सारे बिंदुओं को पढ़ करके, समझ करके, मार्क करके बनानी है। क्योंकि वो पेपर लेंदी होता है और बहुत लिखना होगा, इसलिए पेन भी आप 2-3 रखें अपने पास, ताकि आपका समय वेस्ट नहीं हो। यदि वो चल नहीं रहा है, परेशानी कुछ हो रही है, तो सुंदरता करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक ही पेन से एक ही कलर में आप करेंगे तो चलेगा। अब यदि आपकी पाठ्य योजना छूट रही है, समय नजदीक आ गया खत्म होने का, तो क्या करेंगे? तो आपने जितना हिस्सा छूटा है अंतिम 1 मिनट में आगे के सारे सोपान लिख दीजिए कि अब ये सोपान में करूंगा। नॉर्मली क्या होगा कि पहली और दूसरी अनुमिति पूरी हो जाएगी आपकी, तीसरी अनुमिति में कुछ पाठ छूट सकता है, छूटने की नौबत आ सकती है, तो आप वो सोपान लिख दीजिए कि इसके बाद ये सोपान में करूंगे। तो हो सकता है कि आपके ज्ञान को देख करके आपके जो अध्यापक है, चेकिंग करने वाले, यदि आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तब तो वो यही लिखेंगे कि बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। और अदरवाइज ऐसा लिख देंगे तो वो हो सकता है कुछ नंबर आपको दे दे, है ना। तो वो आप पूरा उसे इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों पेपर होंगे 11:20 तक। उसका प्लेस अभी एकदम फाइनल नहीं है, फाइनल होगा तो उसकी सूचना आपको कार्यालय से और वहाँ बाहर लग के व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ठीक है, फिर एक सेकेंड, अभी आपको जो 5 योजना के लिए कहा ना, तो आपको और मैं सरल कर देता हूँ कि जैसे आपके 3 भाग हैं और 3 भागों में 21 पाठ है, 24 पाठ है मान लो, तो उसमें से आपकी निर्देशिका में जो 5 योजनाएं बनी हुई है और जो 2 पाठ योजना आपसे बनाई, इन 7 पाठ योजनाओं को छोड़ के बाकी आप और पाठों की तैयारी कर ले, ताकि उन्हीं में से आपकी आई, आपको सरल मैंने नहीं, आप हम किसी से बंद नहीं रहे, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी आ सकता है। आप अपने हिसाब से तैयारी करें, वो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो दिया हुआ वो नहीं पढ़ेंगे आप, हमें तो आपको सब तैयार करवाना है। हो सकता है जो दिया हुआ वो भी हम दे दें उठा के, हम फिर उसमें ये देखेंगे कि आपका ज्ञान हमारी जो पाठ्य योजना उसको मैच कर रहा है कि नहीं। मार्किंग का सिस्टम बदल जाएगा, आप समझे ना। वो जब हमने बना के दे रखी है पाठ्य योजना, यदि वो आ गई कदाचित तो आप लिख रहे हो, तो हम ये देखेंगे कि आप इसमें कितना एब्जॉर्ब कर पाए सारे मुद्दों को।
और यदि कोई ऐसी पाठ्य योजना हमने दी कि जो बनी हुई नहीं है थी, तो फिर हम ये देखेंगे कि उसमें कैसा वर्क किया है आपने, है ना। अच्छा, ये मार्किंग सिस्टम इस तरह से है कि सिद्धांत वाला पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न 12 नंबर के होंगे और 24 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न आधा नंबर का होगा। चारों यदि आप मार्क करोगे चारों सही होंगे तो आधा नंबर पक्का आपका, उसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। अन्य प्रश्नोत्तर 28 नंबर के होंगे। इस तरह से ये प्रश्न 40 नंबर का होगा प्रश्न पहला वाला, सिद्धांत वाला। एक डाउट है, इसमें कोई माइनस मार्किंग होगी क्या? माइनस मार्किंग होगी क्या ऑब्जेक्टिव टाइप? नो माइनस मार्किंग, 0 मार्किंग। अभी हम 18 दिन के प्रश्न में पढ़ाने में हम आपको इतना परेशान नहीं कर सकते। अब दूसरा जो पोर्शन है पद्धति वाला, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 प्रश्न 5 नंबर के होंगे, पाठ योजना के 25 नंबर हैं, पाठ संकेत के 10 नंबर हैं और अन्य दो प्रश्न आएंगे उसके 20 नंबर हैं। इस तरह से टोटल 55 नंबर हैं। अन्य 2 प्रश्न में एक अंतर आएगा और एक अन्य तरह के प्रश्नोत्तर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा पैटर्न है और सब लोग आप पूरी तैयारी से जाएं। तैयारी भी जितनी इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस है कि यदि हमने पूरी मेहनत की है, ईमानदारी से की है, तो हम गलत क्यों होंगे। इसलिए घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, कॉन्फिडेंस से काम करें, ठीक है। और उससे ज़्यादा अब जब आप इधर से जाएंगे और फील्ड में उतरेंगे तो ये इस निर्देशिका के जो पहला अध्याय है उसके अंत में ये दिया हुआ है कि ये जो पद्धति आपको सिखाई गई है ना, ये पद्धति 1 साल की क्लास के हिसाब से सिखाई गई है आपको। 1 साल में हर हफ्ते में 1 क्लास हो रही है आपकी, तो उसके हिसाब से इस पैटर्न को गढ़ा गया है और सारे के सारे सिस्टम आपको बताए गए हैं। अब यदि कोई क्लास 8 दिन की है, 8 दिन के शिविर में पढ़ा रहे हो आप, तो आप उसे अपने आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ चीज़ों को रख सकते हो, कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हो, प्रैक्टिकली जैसे संभव हो। लेकिन पूर्व पाठ मूल्यांकन में भावासन और जीवनोपयोगी व्याख्या के सारे स्टेप्स और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के भावासन और जीवनोपयोगी, ये जो स्टेप्स हैं, ये एक दिन की एक कक्षा भी ले रहे हो आपको करने चाहिए, क्योंकि इसके बगैर ये आत्मा है उसकी टीचिंग की, तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, कभी भी करने ही चाहिए। और यदि स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं आप उस स्टूडेंट के साथ अन्याय करोगे। तो इसलिए ये चॉइस आपके पास में दी हुई है, ठीक है। अभी कोई प्रश्न हो तो बताइए। माइक लिख, अभी तुम संबोधन दे दो। जो सैद्धांतिक का जो हमें टाइम दिया है वो इनफ होगा क्या? सैद्धांतिक का जो हमें टाइमिंग दिया है करने के लिए वो इनफ होगा क्या? हाँ, इनफ ही है। 10 मिनट पहले कर लो, इनफ है। क्योंकि वो जो रिटर्न वाला है उसमें 28 मार्क्स का है। अगर हम रिटर्न में, क्योंकि हमें माइंड भी लगाना पड़ेगा, लिखने में 1 नंबर के लिए 2, तो 45 मिनट मिल रहे हैं ना उसमें। आप पद्धति की चिंता करो, पद्धति में थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। पैसे कम है, 45 मिनट है। बोलो माइक लिखो। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर जैसे अपन ने प्रथमानुभूति पूर्ण कर दी, फिर मध्यमानुभूति करना, तो मध्यमानुभूति बोलना पड़ेगा कि सीधी कर देंगे, शुरू कर देंगे कि मतलब टीचर को बोलना पड़ेगा कि आप मध्यमानुभूति कर रहे हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं कि प्रथम अनुभूति हमने पढ़ाई, तो जब मध्यम अनुभूति हम शुरू करें तो बोलना पड़ेगा क्या कि अब हम मध्यम अनुभूति कर रहे हैं। आप बिल्कुल फ्लोलेसली पढ़ाते चले जाओ जैसे कुछ नहीं है, परीक्षा नहीं बोलना पड़ेगा, कंटिन्यू, वो तो टीचर का काम है। आप ये बोलेंगे कि आगे चलते हैं और पढ़ाना शुरू कर दिए। अच्छा, एक बात बताओ, आगे बढ़े, एक बात बताओ
आप इधर आओ, मैं आपसे कहता हूं कि पाक पाठ की मध्यम अनुमिति पढ़ाओ, क्या करोगे? इधर आओ जरा, 1 मिनट में फटाफट। करो, शुरुआत करो। पहले आदर्श वाचन करेंगे। हाँ, आदर्श वाचन कर, फिर लो, पाप पाठ की मध्यम अनुमिति पढ़ाओ। पिता लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होगा। तुमने तो बहुत बड़ी ऐसी मिस्टेक कर दी जो कि अब तक तो होनी नहीं चाहिए। पिता बोलने की जरूरत नहीं है ना, संवाद में बताया था ना कि वो पिता और पुत्र वो शब्द नहीं बोलेंगे अपन। नहीं, पिता हाँ, वो बोलना नहीं है, वो अपने मन के लिए अपने स्वर ऐसे रखो, जब पिता का पात्र पढ़ो तो ऐसा लगे पिता बोल रहा है। पिता तो रौब वाले होते हैं ना, और पुत्र जो होगा वो थोड़ा रिक्वेस्टिंग, पोलाइट, बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, पुत्र पिता से पूछ रहा है कि पिताजी, ये माइक में पुत्र पिता से पूछ रहा है कि पिता लोग कहते हैं, तो बोला पिता और पुत्र बोलना नहीं है, सुरेश रमेश बोलना नहीं है, गुरुजी और शिष्य बोलना नहीं है, माँ बेटी बोलना नहीं है, उनके संवाद बोलने हैं सिर्फ, ठीक है ना। मैंने खड़ा तो इसलिए किया था, क्या हुआ कि एक मारपीट के चक्कर में इंक्वायरी करने को किसी को शक में पकड़ के लाई पुलिस, तो वो मारपीट का तो निकला नहीं, वो चोरी की। मैं देखो, मैंने तो इसलिए खड़ा किया था कि हमने चूंकि आपको बुलाया, आपसे बोला कि मध्यम अनुमिति शुरू करो, तो लोग आकर के जय जिनेंद्र बालकों सब ठीक है। अरे तुम अभी एक पहली अनुमिति पढ़ा चुके हो, अब दूसरी अनुमिति शुरुआत कर रहे हो, तो फिर क्लास के बीच में कोई जय जिनेंद्र करता है क्या? इसलिए ऐसा कुछ मत करना, इसलिए मैंने खड़ा किया था। तुमने तो नया पंगा खड़ा कर दिया। ठीक है, अब चलो बैठो बैठो, ये नहीं बोलना है। मतलब मध्यम अनुमिति बढ़ाने के लिए बोला, तो आप सीधे बोलो बच्चों अब आप आगे देखो, आगे बढ़ेंगे, आगे देखो, बस ठीक है ना। जब हम एग्जाम में वो पाठ योजना लिखेंगे, तो जो हम पहले दिन में 3 अनुमिति ले रहे हैं, तो उसमें पूरा पाठ कवर करना है या दूसरे दिन? पूरा पाठ कवर करना। आप लोगों ने ये 18 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम अटेंड किया। मैं आशा करता हूं कि ये सचमुच आपके जीवन में बहुत गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। निश्चित तौर पर आप वैसे के वैसे नहीं लौट रहे हैं अपने घर जैसे आप आए थे। इससे आपके जीवन की क्वालिटी बढ़ेगी। किस मायने में? एक आपकी अपने विचारों को संप्रेषण करने की क्षमता। बेटे, अगर आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, पुत्री को, तो आप ज्यादा प्रभावशाली ढंग से अपनी बात लोगों को समझा पाएंगे। और दुनिया में सबसे बड़ा दुख दर्द अगर कोई है तो वो यही है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है, लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है। तो आपको उससे निश्चित तौर पर छुटकारा मिलेगा। और ये कार्यक्रम हमने इस उद्देश्य से आयोजित किया है कि इस अपनी इस कला का, इस क्षमता का उपयोग आप बच्चों में धार्मिक संस्कार देने में करें, उनको धर्म का प्राथमिक ज्ञान दें और उनके जीवन में सदाचार लाने में इसका उपयोग करें। और ऐसा करने से हमें भी इससे हमें क्या फायदा, दूसरों के लिए हम ऐसा करें। अगर आप अपने बच्चों में संस्कार देंगे तो आपके अपने बच्चे संस्कारित होंगे, वे आपसे उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। अगर आप अपने दोस्तों में संस्कार देंगे तो दोस्त आपसे उस के अनुसार एकदम अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर आपके दोस्त गंवार उज्जड होंगे तो भी आपसे कैसा व्यवहार करेंगे? तो
तो अगर हम समाज को परिवर्तित करते हैं, समाज का विकास करते हैं, तो हम उसी समाज में तो रह रहे हैं ना। हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, उसका फायदा किसको होता है? हम साफ सुथरे घर में रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये 18 दिन आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा इसमें? बड़ी उम्र वालों को या छोटी उम्र वालों को? सबको एक साथ जवाब नहीं देना है। बड़ी उम्र वालों को कम फायदा होगा और छोटी उम्र वालों को ज्यादा फायदा होगा। मेरी उम्र 65 साल की हो गई, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा कितना मिलेगा? 10, 15, 20 वर्ष। और जिसकी उम्र 15 साल है उसको 70 वर्ष तक इसका फायदा मिलेगा। अपनी इस कला का उपयोग जरूर करें अपने जीवन को समृद्ध और परिष्कृत बनाने में, और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, बंधु वर्ग को, सभी को मैं संस्कारों के सिंचन में इस कला का उपयोग जरूर करें। और कल जब आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होगी तब एक आपको फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आप अपनी वेयर अबाउट्स, आपकी पूरी जानकारी, KYC उसमें फिलअप करें और अपना संकल्प व्यक्त करें। उसमें आपको संकल्प व्यक्त करने के लिए कई ऑप्शन दिए हैं, आप क्या क्या करेंगे उन ऑप्शंस पर आप टिक मार्क करें। कल इवनिंग में आपका एक प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन होगा, परसों होगा, कल तो एग्जाम है, परसों। उस वो प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन आप लोग आयोजित करेंगे, आपके द्वारा होगा और आपके लिए होगा। यदि हमें बुलाओगे तो हम भी आ जाएंगे, ठीक है ना? तो उस प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन में आप अपनी भावनाएं खुल करके व्यक्त कीजिए। आप कैसे आए थे, किसकी प्रेरणा से आए थे, बहुत विस्तार मत कीजिए, परंतु उसका नाम का आप उल्लेख कर सकते हैं। उसकी प्रेरणा से मैं आया, जब मैं आया था तो मुझे ये भ्रम था और मैं इस बारे में कुछ नहीं समझता था, परंतु यहाँ आकर के मुझे ये ज्ञान मिला, मेरा सोच का तरीका बदल गया। अब मैं इस कला को अपने जीवन में इस प्रकार से उपयोग करूंगा, जाकर के पाठशाला खोलूंगा। ये सारे विचार आप अपने उसमें व्यक्त कीजिए। और उसके बाद में आपका परसों तो ये होगा, उसके एक दिन बाद में 11 तारीख को सुबह दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें आपका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे और इनाम पुरस्कार वगैरह मिलेंगे। सबसे बड़ा पुरस्कार तो वो कला जो आपने सीखी है, जो संस्कार आपने लिए हैं वो है, फिर भी सिंबॉलिक पुरस्कार आपको प्रदान किए जाएंगे। और एक बड़ा मार्मिक दीक्षांत भाषण भी आपको सुनने को मिलेगा, जो अगेन वो भी आपके जीवन को परिवर्तित करने में बहुत भूमिका अदा करेगा। तो आप इन चीजों को बड़ी गंभीरता से लें और इन सभी कार्यक्रमों को अटेंड करें। आपके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप अगले साल फिर प्रशिक्षण शिविर में आएंगे और प्रवेशी का प्रशिक्षण लेंगे, और साथ ही ये भी आशा करता हूं कि आप अपने मित्रों को, भाई बंधुओं को इस प्रशिक्षण शिविर में अगली बार लेकर के अवश्य आएंगे। क्योंकि जब ये चीज आपको अच्छी लगी तो स्वाभाविक है कि आप अपने भाई बंधुओं के और मित्रों के शुभचिंतक हैं, तो आप ये चाहेंगे कि जो लाभ आपको मिला वो औरों को भी मिले, तो जरूर लेकर के आए। और वैसे भी जो आपको मिला है ना, उसका कर्ज उतारने का एक तरीका है। यदि किसी ने आपको, आप अभी यहाँ आए तो किसी न किसी ने आपको भेजा होगा ना, तो उसका कर्ज उतारना कैसे उतारोगे? आप किसी और को ले आओ तो उसका कर्ज उतर जाएगा, क्योंकि उसकी भावना ये थी ना, लोग इस मार्ग पर लगे, आपने उसकी भावना की पूर्ति करी। तो
और सचमुच अगर ये सिलसिला, ज्यादा की बात नहीं करता हूं, 10 को लाओ 20 को लाओ बहुत अच्छा है, परंतु अगर हर आदमी ये बात कर ले, इस बात का निर्णय कर ले कि मैं अपने जीवन में एक व्यक्ति को इस मार्ग में लगाऊंगा, और फिर जिसको आपने लगाया वो भी ये निर्णय करे कि मैं एक व्यक्ति को लगाऊंगा, तो थोड़े वर्षों में पृथ्वी पर कोई बाकी नहीं बचेगा, सब लोग इस मार्ग पर लग जाएंगे। ये इतना प्रभावशाली है माध्यम, इसलिए इस बात का निर्णय अवश्य करना, इस बात का संकल्प अवश्य करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह जीवन सुखी, समृद्ध, संस्कारों से भरपूर बीते और शीघ्र ही आपके निर्वाण का मार्ग प्रशस्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस कल कक्षा नहीं होगी, परसों नहीं होगी आपकी अंतिम कक्षा। आखिरी कक्षा है सिद्धांत की। हाँ, सिद्धांत की। धन्यवाद।